हेलो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो आज जो है आज हमारा पार्ट 5 है हिस्ट्री का। और इससे पहले मैंने 4 पार्ट और अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। पॉलिटी का भी मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, तो उस वो भी जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विथ। तो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि सिक्योरिटी सेल तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ा है हम लोगों ने, रिंग फेंस पॉलिसी। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, जिसको समझना है वो जाके देख सकते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी या रिंग फेंस नीति। ठीक है, तो वही जो है उसी को दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम लोग? सिक्योरिटी सेल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड कर्जन है, वैरन हेस्टिंग्स है और लॉर्ड वेबल है। तो रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? वो किया गया था वैरन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैरन हेस्टिंग। तो इसमें क्या होता था, रिंग फेंस पॉलिसी में एक क्षेत्र को मध्यवर्ती क्षेत्र में बदल दिया जाता था, जिससे अपना विस्तार किया। किसने विस्तार किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, इंक्रीज किया। इससे एक बफर स्टेट बनाकर, बफर स्टेट या मध्यवर्ती क्षेत्र बना करके। ठीक है, तो पहले का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैरन हेस्टिंग। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर? हमारा ऑप्शन है कदम, चेराज, चोला, पांड्या। तो जैसे कि संगम जो लिटरेचर है हमारा, संगम लिटरेचर कहाँ से है? ये हमारा विजयनगर पीरियड से, विजयनगर डायनेस्टी, विजयनगर डायनेस्टी। और विजयनगर डायनेस्टी किसके द्वारा? हरिहर एंड बुक्का, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा ये विजयनगर डायनेस्टी का स्थापना किया गया। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा जो है राजवंश हमारे संगम लिटरेचर में, संगम साहित्य में उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कदम्ब। ठीक है, कदम्ब भी कहाँ है? कदम्ब भी साउथ में ही है, दक्षिण में है ये भी राजवंश है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं किया गया। अगर कदम्ब की बात की जाए तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह किया गया मयूर वर्मा द्वारा। यह राजवंश कदम्ब जो है स्थापित किया गया, मयूर वर्मा। ठीक है, इन्होंने सारे जो जनजातियों को हो, जो मतलब ट्राइबल पीपल को हो, जनजाति, उसको एक साथ ला करके पल्लवा जो राजवंश है, पल्लवा राजवंश पे उन्होंने अटैक कर दिया, उस पर युद्ध छेड़ दी, और इसी प्रकार उन्होंने कदम डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, मयूर वर्मा याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्फोरा जार एक है। अम्फोरा जार क्या है? परफोरेटेड जार, कॉल डबल हैंडल जार, पेंटेड ग्रे जार, ब्लैक एंड रेड वेयर जार, मतलब छिद्रित जार, कॉल डबल हैंडल जार, या पेंटेड ग्रे जार, या काले और लाल वेयर जार। तो अम्फोरा जार जो है, यह इसका देखिए स्ट्रक्चर बताते हैं कैसा ये रहता है। इसका जो मुंह होता है ये ऐसे पतला सुराही की तरह इसका मुंह रहेगा, फिर नीचे जाके ऐसे फैल जाएगा। आप लोग फ्लावर पॉट देखें ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे 2 हैंडल लगा होता है, ये 2 हैंडल, यही हमारा अम्फोरा जार है। तो आंसर क्या जाएगा? कॉल डबल हैंडल जार, मतलब जो इसमें डबल हैंडल है, डबल मतलब 2। ठीक है, तो ये 1 हैंडल और 2 हैंडल, और ये सुराही जैसा इसका पतला सा मुंह, और यहाँ पर पतला, फिर यहाँ पर ये। ठीक है, तो अम्फोरा जार क्या जाएगा? हमारा बी आंसर हो जाएगा, कॉल डबल हैंडल जार। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायण या रामवतरम के लेखक थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण और रामवतरम? तो हम लोगों ने पहले के लेक्चर में देखा है कि रामवतरम जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तमिल रामायण के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? कंबन है, नान्या है, सेन गुतवन है, या इसमें से कोई नहीं। तो जो तमिल रामायण रामवतरम जो है किनके द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था कंबन के द्वारा। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कंबन। और सवाल आया कि तमिल का रामायण किसे कहते हैं? तो रामवतरम को। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया? तो कंबन के द्वारा। कहते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया? हमारा ऑप्शन है परिषद, चतुर्वेद लिंगम, अष्टदिग्गज, या मणिग्रामम। ठीक,
तो ये सवाल जो बोल रहा है, जैसे कि आज के समय अगर देखा जाए तो हमारे जो ऑटो ड्राइवर है या फैक्ट्री में या कारखाने में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं मजदूर, तो उन सभी का एक प्रकार का यूनियन होता है, एक संगठन होता है, ठीक है। तो ये संगठन क्या होता है कि इन इन सभी वर्करों के, इन सभी ड्राइवरों को एक सम्मिलित करके अगर कोई आवाज़ उठाना होता है तो ये यूनियन के द्वारा उठाया जाता है। तो उसी प्रकार पुराने समय में, मतलब प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, मर्चेंट्स का भी, मतलब कि व्यापारियों का भी एक संगठन था। तो उसका नाम क्या था? तो वो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनी ग्रामम। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर अष्ट दिग्गज की बात करें तो अष्ट दिग्गज क्या था? यह तमिल पोएट्स का कलेक्शन था। तमिल पोएट्स मतलब तमिल के कवियों का संगठन। इसमें कितने कवि होते थे तमिल के? 8 कवि होते थे। ठीक है। चतुर्थ वेद लिंगम के बारे में बात करें जाए तो चतुर्थ वेद लिंगम जो है, यह एक तरह का जमीन था, मतलब कि लैंड गिफ्ट। ठीक है, जैसे कि पहले के जो राजा महाराजा थे, उनके पास तो काफ़ी ज़मीन थी। तो वहाँ के जो भी राजकाज के, जो भी पूजा वगैरह कराना हुआ या यज्ञ कराना होता था, तो उस समय के एक तरह से दान या भेंट के रूप में राजा लोग पंडित को ज़मीन देते थे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थ वेद लिंगम। ठीक। तो हम लोगों ने देखा अष्टदिग्गज के बारे में और चतुर्थ वेलिंगम। अगर परिषद की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि परिषद का भी एक निर्माण हुआ, जिसमें वहाँ पर मिलजुल के सभी लोग अपना आवाज़ उठाते थे। सारे जो राज्य का जो होता था उसके बारे में चर्चा होती थी परिषद में। ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा? परिषद के बारे में भी देखा, चतुर्वेद लिंगम के बारे में पढ़ा, अष्टदिग्गज के बारे में भी पढ़ा, जिसमें तमिल पोएट 8 रहते थे, वो कवियों का कलेक्शन है। और मणिग्रामम हमारा क्या हो गया? मर्चेंट का एक संगठन जो कि एंशिएंट इंडिया में रहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर क्यों प्रसिद्ध था? वाई वॉज उदयपुर फेमस इन संगम एरा? ठीक। हमारा ऑप्शन है एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ स्पाइसेस, एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ कॉटन, एन इम्पॉर्टेंट सेंटर मशीन्स, एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। मसालों का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र, कपास का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र, एक महत्वपूर्ण केंद्र मशीने का केंद्र, मतलब कि यहाँ पर मशीनें बनाई जाती थी, या कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र। तो उदयपुर जो है हमारा संगम एरा का एक पोर्ट टाउन है। ठीक है। और यहाँ पे कपास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है ये। ठीक है। तो उदयपुर जो है हमारा आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक कपास का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र। और यहाँ से सारे जो कपास होते थे एक्सपोर्ट होते थे कहाँ पे? देश विदेश में। ठीक है। तो उदयपुर कहाँ पे? संगम एरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश को किसने तबाह किया? हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी? तो हमारा ऑप्शन है महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी, महमूद गौरी या मलिक कफूर। तो चोला जो डायनेस्टी है, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यह किस एरा का है? तो यह है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर डायनेस्टी के अंदर ये हमारा चोला डायनेस्टी आता है। ठीक। तो हमारा सवाल जो कह रहा है, इसको किसने तबाह किया? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गुजरात में जब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे हमला करने गए, वहाँ पर युद्ध करने गए, तो वहाँ पे उनको एक मलिक कफूर नाम का एक आदमी मिला, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खरीद लिया गया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस मलिक कफूर को खरीदा गया। कितने में खरीदा गया? तो यह 100 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इस मलिक कफूर को खरीदा। कहाँ से? तो गुजरात से। ठीक है। तो वही मलिक कफूर ने ये चोला डायनेस्टी जो है, हमारा जो विजयनगरनी डायनेस्टी का एक पार्ट है, तो उसने यह इसको तबाह किया। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? मलिक कफूर इज द राइट आंसर। अगर मलिक कफूर को अगर दूसरे नाम से बोला जाए तो इसको 100 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको खरीदा कितना गया था? 100 दिनार में। मलिक कफूर एक इन्नुक था, मतलब कि हिजरा। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट? तीसरा संगम कहाँ आयोजित किया गया था? और ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, एर्नाकुलम, मदुरई या तंजावुर। तो जो हमारा तीसरा संगम है, तीसरा संगम हमारा कहाँ हुआ था? ये हुआ था तंजावुर में। तंजावुर में किसके राजवंश में? तो ये हुआ था पांड्या का। तो हमारा इसमें कुल मिला के 3 संगम सम्मेलन किया गया, और तीनों के तीनों जो है वो पांड्या के राजवंश में हुआ। ना चेरा में हुआ, ना चोला में हुआ, किस में हुआ?
पांड्या में हुआ, पांड्या आप लोग याद रखेंगे। और तीसरा जो संगम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है? क्योंकि तीसरा जो संगम था उसी में बहुत सारे पोएट्स, कवि, ठीक है, भगवान का भी, गॉड्स, सेंट्स मतलब साधु लोग भी आने आए थे इसको अटेंड करने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थर्ड संगम सम्मेलन हो जाता है, और किसके कहाँ पे हुआ था? तंजावुर में। और किसके राजवंश में? तो पांड्या में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तंजावुर, ठीक है। अगर थर्ड संगम के बारे में थोड़ा सा और जाने तो किसके चेयरमैनशिप में, मतलब कि पांड्या के कौन से रूल थे तो उनके चेयरमैनशिप में हुआ ये, तो उनका नाम था नक्की रार, नक्की रार, ठीक है। तो आप लोग को नाम याद रखेंगे। और पूछा जाए कि किसके चेयरमैनशिप में, किसके अध्यक्षता में थर्ड संगम पीरियड हुआ, तो आप लोग क्या आंसर मारेंगे? नक्की रार। कहाँ हुआ था? तंजावुर में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ पांडवा स्टेट? कौन सी नदी पांडवा राज्य की जीवन रेखा थी? आंसर है गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या वेंगी। अगर पांड्या की बात करें, पांडवों की बात करें, तो ये जो था सबसे महत्वपूर्ण, इसका जो कैपिटल था, जहाँ से ये अपना राज्य काज चलाते थे, तो ये था मदुरई। हमने पहले के भी लेक्चर में पढ़ा है इसके बारे में। पांडवा कहाँ से रूल करते थे? तो मदुरई में। और इनकी जो जीवन की जो मेन इंपॉर्टेंट लाइफलाइन थी, कौन सी नदी थी? तो वो थी हमारी वेंगी रिवर, वेंगी नदी, याद रखिएगा आप लोग, वेंगी रिवर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय टकोलम की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ टकोलम वाज फॉट बिटवीन हुम? हमारा ऑप्शन है चोला और नॉर्थ चालुक्य के बीच में, मतलब उत्तरी चालुक्य के बीच में, चोला और राष्ट्रकूट के बीच में, चोला और होयसला के बीच में, या चोला और पांड्या के बीच में। अगर बैटल ऑफ टकोलम की बात की जाए तो यह कब लड़ा गया था? 948 से 949 एडी के बीच में यह लड़ा गया, बैटल ऑफ टकोलम, टकोलम की लड़ाई हुई। और किसके किसके आर्मी के, मिलिट्री आर्मी के बीच में हुई? तो यह हुआ चोला वर्सेस राष्ट्रकूट। तो चोला वंश से कौन से थे? चोला वंश थे हमारे राज्य दित्या। और राष्ट्रकूट के तरफ से कौन से थे? कृष्णा तृतीय, ठीक है। अगर ये भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि चोला वंश से कौन से राजा थे, तो राजे द्वितीय। और राष्ट्रकूट के वंश से कौन से थे? तो कृष्णा तृतीय। 948 से 949 एडी के बीच में किसके बीच? चोला और राष्ट्रकूट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ठीक। और कब हुआ था? 948 से 949 के बीच। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन, 10 कुमार चरित्रम वाज कंपोज्ड बाय whom? 10 कुमार चरित्रम की रचना किसने की थी? हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है सूरदास, नागसेन, दंडदीन या कालिदास। अगर 10 कुमार चरित्रम के बारे में अगर इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए तो यह एक धूर्तता से पूर्ण काव्य कहा जाता है। इसमें क्या क्या दिया गया था, क्या क्या बारे में इसके बारे में चर्चित था, तो जैसे कि जालसाजी हो गया, जालसाजी, फरेबी, अपहरण, अवैध प्रेम, ठीक है। तो इस जो किताब थी 10 कुमार चरित्रम, वह किसका सम्मेलन था? जालसाजी से जुड़ी कहानी, फरेबी से जुड़ी कहानी, अपहरण से जुड़ी कहानी, अवैध प्रेम के बारे में भी इसमें जिक्र हुआ था, ठीक। तो एक तरह से अगर समझे कहा जाए तो यह सारे चीज़ों का एक सामूहिक रूप में, इसको एक कथा के रूप में इसको पेश किया गया। किसमें? तो वो 10 कुमार चरित्रम में। और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई दंडदीन नाम के लेखक के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? हमारा ऑप्शन है पांड्याल, पाला, मौर्य और गुप्ता। तो जहाँ तक हम लोग बात जानते हैं, पाला कहाँ से? पाला भी हमारा बंगाल रीजन से होता था, रूल करता था। मौर्य, गुप्ता, ये सब हमारे जो है नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ में बिहार हो गया, अब पुराना अब तो बिहार हो जाता है, ठीक है। महाजनपद पीरियड में हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इन्होंने, मौर्य, गुप्ता, कहाँ कहाँ से इन्होंने रूल करा है। और जो पांड्या जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम पहले भी पढ़े हैं, पांड्या विजयनगर, विजयनगर कहाँ है? हमारा दक्षिण में, साउथ में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पांड्या, पांड्या इज द राइट आंसर, ठीक है।
और ये तीनों जो है ये हमारे नॉर्थ में उत्तरी भारत में इन लोगों ने राज करा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्राक्ष? निम्नलिखित में से कौन से मुद्राक्षस के लेखक थे? हमारा ऑप्शन है अशोक घोष, विशाखा दत्त, कालिदास या भास। तो मुद्र राक्षस के बारे में अगर इस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए तो यह क्या था, यह संस्कृत प्ले था। संस्कृत में भाषा में यह लिखी गई थी, संस्कृत। ठीक, और किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था हमारे विशाखा दत्त के द्वारा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विशाखा दत्त, और ये संस्कृत में लिखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फैक्ट्री बाय ब्रिटिशर्स वाज सेटअप इन इंडिया वाज इन? अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित की गई पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कहाँ थी, और कहाँ थी अगर है तो इसका आंसर हो जाएगा, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होने में गलती हो गया है। तो सबसे पहला हुआ था मसूली पट्टनम में। कब हुआ था? 1611 में। ठीक है, ये सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया मसूलीपट्टनम में। अगर सवाल रहे कि सबसे पहला अंग्रेजों के द्वारा मतलब परमानेंट फैक्ट्री के बारे में बात की है, परमानेंट मतलब अस्थाई, अस्थाई फैक्ट्री के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे पहले अस्थाई फैक्ट्री 1613 में कहाँ पे? सूरत में ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेटअप करा गया। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा। ठीक है, 1613 में सूरत, तो कौन सा परमानेंट फैक्ट्री, और सबसे पहला भारत में मसूलीपट्टनम में 1611 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किसकी लड़ाई में हराया था? शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ रायगढ़, सलहेर, सिवनेर या वाटरलू। ठीक है, तो शिवाजी जो सिख से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ मुगल का जो आर्मी था, तो हमारा जो बैटल ऑफ सलहेर है, सलहेर की लड़ाई, ठीक है, तो कब हुआ था? ये 1672 ईस्वी में ये लड़ाई हुई। और सलहेर कहाँ होता है? सलहेर हमारा आज का अगर बात करें तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में यह सलहेर पड़ता है। ठीक है, तो उसी में शिवाजी और मुगलों के द्वारा यह लड़ाई हुई। अगर इसमें हार और जीत की बात करें तो एक तरफ शिवाजी थे और दूसरी तरफ मुगल थे, तो मराठा के शिवाजी हमारे जो है सबसे ज़्यादा विक्टोरियस हुए। विक्टोरियस मतलब जीत किसकी हुई? हुई शिवाजी की। ठीक है, 1672 में हुआ बैटल ऑफ सलहेर, मुगल्स और शिवाजी के बीच। विक्ट्री कौन हुआ? शिवाजी। ठीक, सलहेर कहाँ पड़ता है? हमारे नासिक में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रिवेलिंग सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक? किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रचलित सती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? हमारा ऑप्शन है 1824, 1829, 1831, 1834। तो 1829 में सती सिस्टम किसके तहत? अगर बंगाल सती रेगुलेशन 17 के तहत इसको सती प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो किसी ने पास कराया? वो था हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1829 में। यही जो है सती सिस्टम का एबॉलिशन, विडो रीमैरिज का आपको परमिशन, इसी सब वजह से आगे चल के हम देखते हैं कि 1857 ईस्वी में इन्हीं सब कारणों से बढ़ती हुई जो आपके तरफ जो लोकल्स जो थे, लोकल पीपल थे, उन लोगों के बीच एक द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। किसके खिलाफ? वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक द्वेष की भावना उत्पन्न होते जा रही थी। उसी का फलस्वरूप 1857 में हमारा होता है 1857 का युद्ध, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857। और इंग्लिश से बात की जाए तो इस जो द्वेष जो बढ़ते जा रहा था उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिमरिंग डिसकॉन्टेंट। ठीक है, तो 1829 में सती खत्म हुआ। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके तहत? बंगाल सती रेगुलेशन 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? सहायक कंपनी अलायंस को किसके द्वारा पेश किया गया? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, वैरेन हेस्टिंग या सर जॉन शोट। तो सब्सिडी अलायंस की बात की जाए तो यह 1798 में किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। और सबसे पहला जो जो राज्य था जिन्होंने यह सब्सिडी अलायंस को माना, मतलब कि साइन करा, तो वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मतलब निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहली बार निज़ाम ऑफ हैदराबाद
निज़ाम मतलब कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडी अलायंस को साइन करा 1798 में, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया। ठीक है, और डलहौजी जो है हमारे क्या लाए थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाए थे। हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे आगे। ठीक है, बैरन हेस्टिंग हम लोगों ने भी देखा कि रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रचलित गुलामी को समाप्त कर दिया? विच गवर्नर जनरल हैड एबॉलिश स्लेवरी विच वॉज प्रिवेलिंग इन इंडिया? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलेनबोर्ग या लॉर्ड विलियम बेंटनिक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुलामी जो था, पश्चिमी देश हमारे भारत पर जब रूल करने आया, तो जो किसान तबके के लोग थे उसको उन्होंने एक तरह से गुलाम बना लिया। देश तो गुलाम था ही, लेकिन वहाँ के जो किसान जो तबके लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी खेती करने के लिए, तो उन्होंने उनको गुलाम बना लिया और उनके द्वारा वो अपने घर का काम कराते थे, बेगारी करवाते थे। तो वही जो भारत में हमारा जो स्लेवरी चल रहा था, गुलामी जो चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा हीनियस हो गया था। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इसका जो कंडीशन था बहुत ही ज़्यादा खराब। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो लॉर्ड एलेनबर्ग थे गवर्नर जनरल इंडिया के, तो उनके द्वारा यह स्लेवरी सिस्टम हटाया गया। किसके तहत हटाया गया? तो ये हटाया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो इंडिया में जो स्लेवरी चल रहा था, गुलामी जो चल रही थी, वो हटा ली गई। मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? एलन बॉर के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह से जुड़ा नहीं है? हमारा ऑप्शन है टांतिया तोप, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कंवर सिंह और भगत सिंह। तो टांटिया टॉप कहाँ से लड़े थे 1857 में? ये थे हमारे कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई हमारी झांसी से। वीर कुंवर सिंह, तो बीपीएससी में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, वो बिहार के आरा से स्टार्ट किया था इन्होंने। और भगत सिंह जो है, यह भगत सिंह 1857 की लड़ाई में नहीं थे, जुड़े नहीं थे इससे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह आंसर हो जाएगा। भगत सिंह इज द राइट आंसर। तांत्या तो कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, वीर कुंवर सिंह बिहार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? और ऑप्शन है पैलमर स्टोन, लॉर्ड कैनिंग, एटली या रैमजी मैकडोनाल्ड। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, लॉर्ड कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल, वो 1857 के जब हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। पैलमर स्टोन जो थे यह ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। कब? यह थे 1857 का युद्ध जब हुआ तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री पैलमर स्टोन थे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैलमर स्टोन। अगर एटली की बात की जाए तो यह एक लेबर पार्टी के मेंबर थे, और जब भारत जो हमारा जो देश हुआ 1947 में, उस समय यह ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। रैमजी मैकडोनल्ड की बात करें तो जब हमारा पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में, तो उस समय के यह प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, चारों को मैंने बारे में एक्सप्लेन करा कौन कहाँ था, क्या था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वर एसोसिएटेड विद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना पुनर्गठन से जुड़ा था? हमारा ऑप्शन है साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रैलिक कमीशन या पील कमीशन। ठीक, तो इस चारों कमीशन पे हम लोग धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे कौन किससे जुड़ा था। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो हमारा आंसर जो था, पील कमीशन जो था, इस 1857 जब युद्ध हुआ उसके बाद एक पील कमीशन उसका पुनर्गठन हुआ। ठीक, और पील कमीशन ने एक सजेशन, जो बहुत सारे सजेशन जो है सजेशन सजेशन लाए, उसकी के बेसिस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मीज को उसी के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करा। ठीक है, रीऑर्गेनाइज करा। ठीक है, मतलब उसको फिर से डिजाइन करा, किसके बेसिस पे? पील कमीशन के जो उन्होंने जो सजेशन दिया उसके बेसिस पे। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? पील कमीशन। साइमन कमीशन जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत में आया कब? 1929 में। साइमन गो बैक नारा लगा, लाला लाजपत राय की डेथ हुई। ठीक है, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। हंटर कमीशन कब आया? यह मेनली एजुकेशन से रिलेटेड था और कहाँ लगाया गया? कोलकाता। रेली कमीशन, ये भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड था, मेनली यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से रिलेटेड था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के
कार्यकाल में रेलिक कमीशन आया। ठीक, तो हम लोगों ने चारों केस का डिस्कशन किया, पील कमीशन, रेलिक कमीशन, हंटर कमीशन और साइमन कमीशन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, ये एक तरफ जो है हमारा स्टेट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 6th to 12th सेंचुरी एंड इट्स कैपिटल, ये हमारा एक तरफ कैपिटल है और एक तरफ स्टेट है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का एक राज्य और इसकी राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। हमारा एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ कैपिटल है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें मेल नहीं खाता। हमारा ऑप्शन है चेरा पुडुचेरी, चोला तंजावुर, पल्लवा कांजीपुरम या पांड्या मदुरई। तो पांड्या जो है मदुरई से रूल करता था, हम लोग जानते हैं। पल्लवा कांचीपुरम से रूल करता था, हम लोग ये भी जानते हैं। चोला तंजावुर से, और चेरा जो है, चेरा की राजधानी पुडुचेरी नहीं थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेरा पुडुचेरी, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल ग्रंथ को लघु वेद कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेद। हमारा ऑप्शन है नंदी कालबंगम, अगात्यम, शिल्पाधिकरम या पूरल। हम लोग इस चारों पे डिस्कशन करेंगे कौन किससे रिलेटेड था। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है अगात्यम के बारे में। ठीक, तो इसका जो हम लोग पहले आंसर जान लेते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, कुरल जो है, कुरल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लघु वेद के नाम से जानते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर नंदी कालबंगम की बात करें तो यह 8 लाइन का 8 लाइनर तमिल पोयम था। कविता की 8 लाइन की एक कविता का एक कलेक्शन था। ठीक है, नंदी कालबंगम, अगर कुछ पूछा जाए इससे रिलेटेड अगर आ जाए स्टेटमेंट में, तो आप लोग नंदी कालबंगम क्या मारेंगे, 8 लाइन का तमिल पोयम। अगात्यम जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि तमिल जो लिटरेचर था उसका सबसे पुराना जो था वो तमिल लिटरेचर का कौन था, अगात्यम। तमिल लिटरेचर का सबसे ओल्ड वर्क, सबसे पुराना काम। शिल्पाधिकरम की बात करें तो यह एक तमिल एपिक था। जैसे कि आज हम लोग में हिंदू के धर्म में क्या है, महाभारत है, रामायण है, तो महाकाव्य हम लोग बोलते हैं ना उसको, महाकाव्य बोलते हैं। तो यह भी तमिल भाषा में शिल्पाधिकरम एक तमिल एपिक था। और किसके द्वारा लिखा गया था, यह लिखा गया था इलांगो अडिगल, इलांगो अडिगल, नाम याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो कुराल आंसर हो गया और हम लोगों ने इन तीनों पे डिस्कशन करा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। किस वर्ष में भारत के राज्य सचिव के कार्यालय का गठन किया गया था। हमारा क्वेश्चन जो है मतलब बोल रहा है कि इस साल में भारत के राज्य सचिव एक नाम का एक कार्यालय स्थापित किया गया, तो किस वर्ष किया गया। हमारा ऑप्शन है 1857, 1764, 1765 या 1858। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1857 का जब युद्ध हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश पॉलिसी था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे गए। किसके प्रति चेंजेस देखे गए, तो जो भारत के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो बदलाव देखे गए, किसके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी में। तो 1858 में एक लॉ पास किया गया, उस लॉ में कहा गया कि अब जो है इंडिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी रूल नहीं होगा। तो किसका रूल होगा, सीधे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर का था वो ट्रांसफर कर दिया गया किस पे, ब्रिटिश क्राउन पे। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटेन की रानी। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट था उसमें एक भारत के राज्य सचिव का कार्यालय का एक गठन किया गया, तो 1858 हमारा आंसर हो जाएगा। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था वो क्या देखता था, वो भारत में जितने भी काम काज चल रहे हैं, जितने भी रेवेन्यू हो रहा है, जितनी भी आर्मी है, वो सब पे इसका देखता था, ये उस पर नज़र आती थी। और सारा जो रिपोर्ट है भारत से किसके पास जाता था, वो जाता था ब्रिटेन की रानी के पास। तो 1857 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी में काफ़ी चेंज आया। 1858 में एक लॉ लाया गया जिसके तहत एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को स्थापित किया गया। उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा रूल खत्म कर दिया गया और सारा जो पावर था किसके देख रेख में देखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो 1858 हमारा आंसर हो जाएगा। 1857 में रिवोल्ट ऑफ 18 फरवरी से 1764 में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 1765 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई।
ठीक। हम 1857 पे एक वीडियो लाएंगे, वो आप लोग काफ़ी देखिएगा, उस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज जो था हमारा हिस्ट्री का पार्ट 5 था। ठीक। आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि बीपीएससी 69 बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आने वाला है, सीजीएल और सीएचएसएल का है। ठीक है, उन सभी एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हिस्ट्री का ये वन लाइनर, और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा इसको। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।